नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुए रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस 21 और 22 फरवरी 2 दिन के भारत के राजकीय दौरे पर हैं। आज हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिनमें दोनों देशों के परस्पर संबंधों को नई रणनीतिक ऊंचाई देने और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में रणनीतिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर प्रतिबद्धता जताई गई। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। दोनों देशों में परस्पर सहयोग को उच्च स्तर पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई गई और दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने पर सहमति जताई। अब से थोड़ी देर पहले राजधानी नई दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन 23 फरवरी तक चलेगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ रायसीना डायलॉग की औपचारिक शुरुआत हुई है। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम चतुरंग है, यानी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। रायसीना डायलॉग किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला ऐसा सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के विदेश मंत्री और थिंक टैंक और साथ ही साथ विदेश नीति के दिग्गज हिस्सा लेते हैं। ये कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति बताने के लिए बेहद अहम मंच है। दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों की इस पर नज़र रहती है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों को आने वाले समय में भारत सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी मिलती है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान जुड़ेंगे अब विशेषज्ञ राय के लिए, और हम उनसे क्या जानेंगे कि क्या और कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के संबंध और कैसे दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई दे रही है ये यात्रा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस मुलाकात के दौरान रक्षा और सुरक्षा, जहाजरानी, व्यापार एवं निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद साझा वक्तव्य में परस्पर सहयोग को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। पीएम ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरे आपसी विश्वास का नतीजा बताया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ग्रीस ने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की है। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। पीएम ने सभी विवादों और तनावों का समाधान करने के लिए संवाद और कूटनीति पर फिर बल दिया। पीएम ने ग्रीस के हिंद प्रशांत महासागर पहल का हिस्सा बनने पर भी खुशी जताई। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व की दिल खोलकर सराहना की। Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our
bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन टकराव और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने इनके हल के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। ग्रीस के पीएम ने इस दिशा में भारत की प्रमुख भूमिका बताई। We view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size and history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. ग्रीस के प्रधानमंत्री का यह दौरा कई वजह से खास है। पिछले 16 साल में ग्रीस के किसी पीएम की ये पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा को भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। During the ongoing visit, have focused on enhancing and enriching all elements of strategic partnership, whether it's in the political domain, security aspects, economic relationship, as also the cultural ties. इससे पहले बुधवार सुबह ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नमन किया। उन्होंने वहां श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहद अहम है ये यात्रा, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 6 महीने पहले जब ग्रीस की यात्रा की थी, तो 6 महीने के अंदर ये दूसरी यात्रा हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस यात्रा की महत्ता और साथ ही साथ दोनों देशों के संबंधों के बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बार आपको बताते हैं रायसीना डायलॉग्स के बारे में। आज 9वें रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत हुई। रायसीना डायलॉग्स भारत का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पर हम पूरी दुनिया को, दुनिया भर के विदेश मंत्री और आर्थिक विदेश मामलों के जानकार आते हैं और वो यहाँ पर जानकारी देते हैं भारत की नीतियों के बारे में। साथ ही साथ वो जानकारी देते हैं किस तरीके से भारत की प्राथमिकताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में। एम्बेसडर शमा जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि पूर्व राजदूत रही हैं ग्रीस में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगस्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की ग्रीस की। 6 महीने के अंतराल ही, 6 महीने अभी नहीं बीत रहे हैं, उसके पहले ही प्रधानमंत्री की यात्रा होती है और वो भी बेहद महत्वपूर्ण रायसीना डायलॉग्स के 9वें संस्करण में बतौर मुख्य वक्ता, राजकीय यात्रा के रूप में उनकी भारत की यात्रा। 2500 साल से पहले का हमारा ऐतिहासिक संबंध किस तरीके से नए रणनीतिक संबंधों में दुनिया के सामने आ रहा है? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही एक सराहनीय एक मुद्दा है कि ये जो हमारी सरकार है, देखिए 40 साल लगे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मतलब गए 40 साल के बाद इन 4 decades he was the first prime minister। 4 decades के अंदर जो ग्रीस लास्ट ईयर गए अगस्त 22 in 2023, और देखिए 6 उनको वहाँ पे जो भारत और ग्रीस की जो संबंध है, उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक उसको एलिवेट किया गया, बढ़ाया गया। और देखिए 6 महीने के अंदर आज वो एक ये रिटर्न विजिट, समझिए स्टेट विजिट के ऊपर ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। जी, मैम एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि जैसे 2030 तक दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। किस रूप में देखते हैं, चाहे वो भारत के वाणिज्यिक व्यापारिक संबंध हो, व्यापारिक वाणिज्यिक संबंधों के साथ साथ एक रणनीतिक संबंधों को जो नई ऊंचाई देने में दोनों देश शामिल हुए हैं, चाहे भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो। भारत की कुछ अपनी चिंताएं हैं, ग्रीस के कुछ अपने योगदान भी हो सकते हैं। जी, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। अब जो यूएस ऑर्डर था, यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, वो बदल रहा है।
नई जो शक्तियां उभर के आ रही हैं, हिंदुस्तान एक, आज हमारा भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और ये उसकी रिकॉग्निशन में है कि आज ईयू भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, चाहे ग्लोबल साउथ हो जिसमें इंडिया की लीडरशिप की छवि वर्ल्ड स्टेज पे है। आज यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप है जो इतनी रोबस्ट है, और एक यूएस और इंडिया एक पार्टनर की तरह, एक पूरे सहयोगी की तरह, एक पार्टनर की तरह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कर रहा है और उभरा है, और उसकी एक रिकॉग्निशन है। उसी रिकॉग्निशन के अंडर ये हमें देखना है कि जो प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने जो आज कहा कि वो देखना चाहते हैं कि भारत एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप रोल प्ले करे, कि जो दुनिया में एक जो अलायंस, जो पार्टनरशिप्स हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप्स पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और खासकर जो भी ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और उधर दूसरी तरफ से इजराइल हमास, मिडल ईस्ट में जो हम देख रहे हैं, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट इतनी है उसमें एक इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, और खासकर ब्रॉडर इंडो पैसिफिक में करे। तो ये चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि एक ईयू का इम्पोर्टेंट कंट्री ग्रीस, जिसके साथ हमारे ठीक है 2500 साल से पुराने रिलेशनशिप है, मगर उसको एक नई एनर्जी देनी है। जो शब्द मित्सोटाकिस ने कहा न्यू एनर्जी, ये उसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी। और मैं कहूंगी कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, विशनरी ईएम, जो वो 2021 में ग्रीस के, तब से उसकी बुनियाद एक नए रिलेशनशिप की जो डायनेमिक हो, जो कि रिस्पॉन्ड करे जो आज की उभरती हुई जो प्रतिक्रियाएं दुनिया में हो रही हैं, जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, तो उसमें ये इसकी रेलेवेंस हो। तो ये जो ट्रेड को डबल करने की बात है, मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगी। जैसे मित्सोटाकी ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा, जो हमारा पैलेट ऑफ रिलेशंस है, वेरियस आइटम्स ऑन द रिलेशनशिप बोर्ड, ये बहुत डिवर्स है। उन्होंने स्पेस के बारे में कहा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, और उधर से मैं आप एक चीज बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि ग्रीस एक जो ईयू का एक सर्दर्न गैस कॉरिडोर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि उसका मेन मुद्दा था कि रशिया को ईयू में से, जो रशिया गैस सप्लाई करता है ईयू में, जो ईयू की डिपेंडेंस है रशिया से, वो खत्म कर दी जाए। खैर अब तो ये जो यूक्रेन रशिया के बाद सैंक्शंस लग गई, तो उस टाइम 2008-9 से जब उस टाइम रशिया ने एक मॉरेटोरियम डाल दिया था, दे वर नॉट सेलिंग गैस टू यूक्रेन, तो उस टाइम से ये ईयू ने एक नई पॉलिसी निकाली थी, सर्दर्न गैस कॉरिडोर। उसमें आज ग्रीस एक एनर्जी पाइपलाइंस का उभरता हुआ हब निकल के आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मैं आज कहना चाहूंगी जिसपे हमें और गौर करना चाहिए, जो ग्रीस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एज अ सर्दर्न मेडिटेरेनियन कंट्री। देखिए, जो आईमेक लास्ट ईयर इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी में हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया था, उसमें एक्चुअली ग्रीस का भी इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। आज ऑलरेडी एक इंडियन कंपनी अदानी हाइफा पोर्ट के ऊपर एक पार्टनर है इजरायल में। उधर से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में साइप्रस के पास काफी हाइड्रोकार्बन्स ऑयल फाइंड हुई है, उसमें इजरायल, साइप्रस और ग्रीस ने एग्रीमेंट किया। इधर से टर्की और ग्रीस की जो रिलेशनशिप है वो कभी भी अच्छे नहीं रहे, और उनके आपस में टेरिटोरियल क्लेम्स है एजियन सी में, और अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी जो टर्की का रोल है वो ग्रीस के लिए सूटेबल नहीं है, उनके विपरीत है। तो इस सारे बढ़ते हुए जियोपॉलिटिक्स में ग्रीस का इंडिया के साथ एक जो जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इसको हम फर्दर लेके जा सकते हैं। और जबकि देखिए, ये सब चीजें जुड़ती हैं, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, और मेन चीज है ट्रस्ट। हमारा रिलेशनशिप एक दोनों कंट्री के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो कोर इश्यूज थे, चाहे हमारा कश्मीर कोर इशू हो या इंडिया की परमानेंट एस्पिरेशन फॉर परमानेंट एस्पिरेशन नहीं मैं कहूंगी, बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ एन एक्सपैंडेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रहा हो, या इंडिया का न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सपोर्ट 2008 में की हो, बाद में वासेंटार अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप।
तो ग्रीस सपोर्ट करता रहा है और इंडिया ग्रीस को सपोर्ट करता है साइप्रस इशू के जी। ऊपर। दोनों कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत तवज्जो देती हैं, बहुत उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस है। और दोनों कंट्रीज यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती है, जबकि टर्की नहीं करता है, और वो जी, एक मेन जी। रीजन भी रहा है ग्रीस। तो जी। इन सारी चीजों को अब जी। देखा जाए, जो हमारा जो व्यू पॉइंट है, उसमें जो कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज है, जो कोर इश्यूज है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, वो एक दोबारा उभर के हमेशा था, मगर उसको रिन्यूड फोकस मिला है वो इस विजिट। नई ऊंचाई मिलेगी निश्चित तौर से। हम बात रायसीना डायलॉग की भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2024 के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया और इस अवसर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 23 फरवरी तक चलने वाले रायसीना संवाद में दुनिया भर के नेता और दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। रायसीना संवाद में 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए रायसीना संवाद एक प्रमुख मंच माना जाता है। हमारे साथ खास मेहमान विवेक मिश्रा जी, जो कि ORF फेलो हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो ग्रीस के प्रधानमंत्री ने शुरुआती आरंभिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति है और आज यूरोप सहित पूरी दुनिया के लिए भारत से साझेदारी बेहद अहम है। कितना प्रमुख शुभारंभ का ये इनॉग्रल सेशन में संबोधन, और किस तरीके से वैश्विक मंच पर भारत अपने को नए सिरे से स्थापित कर रहा है? देखिए, बहुत ही खास है क्योंकि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल पहली बार आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ से एक आगाज किया है जो ना कि भारत और EU रिलेशंस के लिए अच्छा है, बट भारत और ग्रीस के रिलेशंस के लिए काफी अच्छा है जी। तो यहाँ पे इससे दो बात प्रायर स्पीकर कह रही थी। एक कनेक्टिविटी की जो बात है वो तो आती ही है, और दूसरा जो मेरे ख्याल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है भारत का एक उभरता जो स्तंभ है, कनेक्टिविटी हो या फिर एक ग्लोबल साउथ की जो चैंपियनशिप है वो भारत के लिए अहम है। और जब आप देखें कि ग्रीस की जो प्राथमिकता है और EU की जो प्राथमिकता है उसमें भारत उभर के आ, क्योंकि एक कनेक्टिविटी का इशू है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परायस पोर्ट है, परायस पोर्ट आप देखें तो वो एक मेजर पोर्ट की तरह उभर के आ रहा है पूरे इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। और जैसे ही भारत की कनेक्टिविटी मिडल ईस्ट से होकर यूरोप तक पहुंचेगी और खासा स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें ग्रीस का एक अहम रोल है। इस सब मामले में आप देखेंगे कि एक अभी मिडल ईस्ट रीजन है, वो कॉन्फ्लिक्ट अगर जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट शांत होता है उसके बाद एक बहुत ही कनेक्टिविटी के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज शुरू होने वाला है। उसमें भारत और ग्रीस दोनों काफी उम्दा रोल प्ले करेंगे क्योंकि दोनों के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस आप देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडो पैसिफिक के और यूरोपियन नेशन के विजन में और ग्रीस के विजन में। अब इंडो पैसिफिक और भारत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। मेरे ख्याल उसका ही आगाज आज हुआ है और ये कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों और एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ये तीनों स्तंभ हैं एक इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स के साथ भारत और ग्रीस को बहुत ही मजबूती से जोड़ती है। जी, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्या कुछ कहा ग्रीस के प्रधानमंत्री ने। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने रायसीना संवाद में मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूरोप सहित पूरी दुनिया के लिए भारत के साथ एक साझेदारी अहम मुद्दा बन चुका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत और ग्रीस के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें लगातार मजबूती आ रही है। और ग्रीस के प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शांति और कल्याण के लिए हमारे एक जैसे लक्ष्य हैं। भारत के साथ बढ़ती साझेदारी का जिक्र करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे को बेहद अहम पहल बताया। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एम्बेसडर शमा जैन जी हैं जो कि पूर्व राजदूत रह चुकी हैं ग्रीस में, और साथ ही साथ विवेक मिश्रा जी। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत मध्य पूर्व का जो प्रस्तावित गलियारा है उसमें एक वाणिज्यिक आर्थिक रूप से बेहद अहम गलियारा और साथ ही साथ जिसमें ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी देश और मध्य पूर्व तक एक जीवन रेखा सरीखा ये होगा।
अपने संबोधन में भी इसका खास जिक्र किया। इसके पहले बायलैटरल्स में भी दोनों देशों ने इस पर प्रतिबद्धता जताई। ये दोनों देशों के लिहाज से कितना अहम और पूरे वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिहाज से? ये जो IMEC है, ये तो इसमें एक्चुअली मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर था, उसमें आपका UAE आते हैं और फिर वहां से यूरोप था, और ये एक कॉरिडोर है। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है, और जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन आपस में होगी, जब ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और तरह तरह की जो ट्रेड है डिवर्सिफिकेशन होगी, आपकी इकोनॉमिक कमर्शियल लेवल पे बहुत डेवलपमेंट होगी, तो ये सब चीजें एक आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं। और खासकर इंडिया, जबकि एक एशियन कंट्री, इतना ये 5वें सबसे दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है और बढ़ती जा रही है। बाकी आज ये मत भूलिए कि यूरोप में जो है डिक्लाइनिंग एज है, चाहे जर्मनी हो जाए, इटली हो जाए, इवन ग्रीस, बर्थ रेट बिल्कुल लो है, माइनस में है। और इंडिया में एक यंग पॉपुलेशन है, तो वे यंग पॉपुलेशन को एक सोर्स भी देखते हैं, एक नई पीढ़ी जो कि स्किल्ड है। हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स इतने टैलेंटेड हैं, और आप देखना चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, उसमें इंडियन जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, रादर जो हमारे प्रोफेशनल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उसमें। तो इसीलिए ये मुद्दा दोबारा आया है, जो हमने एक इंडिया ग्रीस ने ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट करी थी ऑन माइग्रेशन लास्ट ईयर, अब ये कि उसको फाइनलाइज किया जाए, अकॉर्ड बनाया जाए, तो उससे ये जो एजिंग कंट्रीज हैं वो मतलब उनमें इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो वो भी इसका एक लाभ ले पाएंगे। तो एक सिनर्जी होगी इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, और खासकर मिडल ईस्ट जब इसमें इंक्लूड है, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से ये ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ये कहाँ से मतलब शुरू होगा, और हाँ, एक जबरदस्त कॉरिडोर होगा। हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की और साथ ही साथ रायसीना डायलॉग की। चलते चलते आखिरी सवाल विवेक मिश्रा जी आपसे बेहद संक्षेप में, किस तरीके से जो थीम चतुरंग रखी गई है रायसीना डायलॉग की, और कैसे किन प्रमुख मुद्दों पर अगले दिनों में मंथन, और क्या संदेश पूरे विश्व को कि भारत एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट की भी स्थिति में भी क्रिएशन और साथ ही साथ कोऑपरेशन की मनोदशा में हमेशा तैयार है। देखिए, रायसीना डायलॉग एक ग्लोबल लेवल की कन्वेंशन